अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ क्या, टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्री डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें वहां पे इसका यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 2 या 3 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। ठीक है, मिनिमम। ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स का भी हो सकता है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, यहाँ टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या है वो देख लेते हैं। If all the element of any row or column is zero, then the value of determinant is also zero. अगर किसी रो के अथवा कॉलम के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हैं तो वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की, जीरो होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो एग्जांपल के थ्रू देखिए। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 और 0 0 0, इस तरह से मैंने थर्ड रो में सारे एलिमेंट इसके जीरो कर दिए हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि इसकी वैल्यू भी फाइनल क्या मिलेगी, जीरो। ऑब्वियस सी बात है ये जीरो मिलेगा, बिकॉज आप देखो अगर मैं थर्ड रो मतलब R3 के अलावा इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर रहा हूं तो ये प्लस माइनस प्लस ऐसे यूज करते थे। जीरो जीरो के करस्पॉन्डिंग मेरे पास माइनर क्या है, ये कॉलम और ये रो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। तो मिलेगा क्या, B1 C1 B2 C2, ये मिल गया। प्लस के बाद माइनस जीरो और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके अलावा देखिए ये कॉलम ये रो, तो A1 C1 A2 C2 ये मिल गया। प्लस माइनस प्लस जीरो और जीरो के अलावा A1 B1 A2 और B2। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ये जीरो को मल्टीप्लाई किसी में करूंगा तो वो क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, कोई भी रो अथवा कोई भी कॉलम कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। ठीक है, इसको अपलोड करते जाइए साथ साथ। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी सेकेंड है, कोई भी रो को किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज देखिए यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अभी मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ये A1 B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस के बाद माइनस का B1 और ये A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस माइनस प्लस में मिलेगा मुझे C1 और C1 के करस्पॉन्डिंग A2 B3 आप चेक कर लो। A2 B3 माइनस B2 और A3 ये मिल गया मुझे। ठीक है, तो ये तो 3/3 का एक डिटरमिनेंट था, उसका रिजल्ट मुझे ये मिला। अगर मैं ये आप देख लो, ये रो है R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, ये रो है और ये क्या है, कॉलम C1 C2 C3। अब मैं अगर रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा। ये A1 B1 C1 कॉलम के प्लेस पर A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2 C2 A3 B3 और C3 ये मिल गया। इसको सॉल्व करके चेक करते हैं क्या इसका रिजल्ट इसके इक्वल मिल रहा है। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसके करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ एक्सपेंशन। अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे A1 B1 C1 मिल चुका है हमें, तो A1 के करस्पॉन्डिंग करूंगा तो A1 ये गया देखिए आप। ठीक है, तो B2 C3 माइनस B3 C2
मिल रहा है। प्लस के बाद ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। माइनस का B1 मिल गया। B1 के करस्पॉन्डिंग आप चेक कर लो, इसके करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। क्या लेफ्ट हुआ A2 A3 C2 C3, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है ना। इसी तरह से प्लस का C1 है, प्लस का C1 और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, क्या एलिमिनेट हो रहा है, ये देखिए ये एलिमिनेट हो गया। अभी मैं इसको रफ कर दूं और ये एलिमिनेट हो गया, तो ये लेफ्ट हुआ मेरे पास। तो इसका A2 B3 माइनस A3 B2, इस तरह से ये रिजल्ट मुझे मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 एक्चुअल में है क्या, अगर किसी रो को कॉलम के साथ कॉलम के करस्पॉन्डिंग इंटरचेंज करते हैं तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, इनको आप नोट करिए, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 मेरे पास है प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसमें मैं आपसे बता रहा हूं कि यहां पे करना क्या है आपको, कोई भी दो रो अथवा कोई दो कॉलम आपस में आप इंटरचेंज करते हो, ठीक है। कोई भी दो रो अथवा कोई दो कॉलम आपस में आप म्यूचुअली इंटरचेंज करते हो तब माइनस साइन आ जाएगा। तो मैं कह के आ रहा हूं म्यूचुअली, जैसे मैंने कह दिया A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 C3, ये डिटरमिनेंट 3/3। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये यूज कर रहा हूं कि ये रो है R1 है, R1 को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं R2 के साथ, तब जो डिटरमिनेंट मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 और C3, ये मिलेगी। लेकिन साथ में यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हो, देखिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे R1 के एक्सपेंशन अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर लो। देखो R1 में ये है A1 के साथ B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस के बाद माइनस मिलेगा B1 और इसके अलावा आप देखो ये गया A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस माइनस प्लस का C1 और इसके अलावा करेंगे तो A2 B3 माइनस B2 A3 ये एक्सपेंशन मुझे मिल चुका है जब मैंने R1 के अलावा एक्सपेंशन किया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया था R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया, तो मैंने कहा क्या, कोई भी दो रो अथवा कोई भी दो कॉलम आपस में आप इंटरचेंज करते हो तब उसकी वैल्यू में माइनस साइन अलग से लग जाएगा, मतलब वो वैल्यू निगेटिव साइन के साथ मिलेगी। इसको देख लेते हैं, इसका एक्सपेंशन देखते हैं। यहाँ पे नीचे इसको मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ R2 के नाम, क्योंकि A1 B1 C1 मुझे प्राइम कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग R2, तब देखिए मुझे क्या मिला, यहाँ पे माइनस साइन पहले से लगा हुआ, तो A1 पहले मैं लिखूंगा A1 और A1 के करस्पॉन्डिंग B2 C3 और फिर B2 C3 माइनस में B3 C2 मिल गया। फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो ये माइनस है एक्चुअल में और ये क्या है, प्लस का है B1। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, याद है ना आपको। तो B1 के अलावा क्या मिलेगा, B1 के अलावा ये और ये गायब हो जाएगा, तो A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस के बाद वापस माइनस का C1
C1 के लॉन्ग करेंगे तो ये और ये एलिमिनेट हो गए, A2B3 माइनस A3B2 इस तरह से मिल गया। अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूं अंदर तो A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। इस तरह से अब ये इक्वल हो चुका है, ये दोनों ही कैसे हैं, इक्वल। तो मैंने आपसे बताया कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम आपस में आप इंटरचेंज कर लो, लेकिन साइन कैसा होगा, माइनस। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी नंबर 3। सो इसको अभी आप नोट कर लो। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल 0 इफ टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल। ठीक है, कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम, कोई भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ किसी भी डिटरमिनेंट की अगर आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इस चीज को देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा। तो मैं यहां पे बताता हूं, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखिए मैंने यहां पे R1 को इक्वल कर दिया है किसके, R2 की। चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो A1 B1 C1 A1 B1 C1 ये दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल है। तब मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इस चीज को देखते हैं। यहां पर मैं अगर इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करता हूं तो A1 के साथ B1 C2 माइनस B2 C1 मिलेगा, प्लस माइनस का B1, इसके अलावा मुझे मिलेगा A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस C1 और फिर A1 B2 माइनस A2 B1। इसको सॉल्व करते हैं। A1 B1 C2 माइनस A1 B2 C1 B1 A1 C2 प्लस B1 A2 C1 प्लस C1 A1 B2 माइनस C1 A2 B1। आप देखो A1 B1 C2 A1 B1 C2 ये कैंसिल हो चुका है। A1 B2 C1 A1 B2 C1 ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये B1 A2 C1 B1 A2 C1 सभी कैंसिल हो चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या मिल गई है, 0। तो मालूम ये करना था कि अगर कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमारी 4th प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है आपके लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे मैं कह दूं यहां पे एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इसमें अब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम किसी भी रो में अथवा किसी भी कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू होगी वो उतने ही टाइम्स हो जाएगी। जैसे मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, R1 में। ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर दिया R1। देखिए क्या मिलेगा रिजल्ट, k A1 k B1 k C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये रिजल्ट मिला मुझे। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं इसकी जो फाइनल वैल्यू मिलेगी मुझे वो k टाइम्स मिलेगी। ठीक है, तो अब यहां पे k से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या मिलेगा, k A1 के साथ B2 C3 माइनस B3 C2
प्लस माइनस का KB1 के साथ A2C3 माइनस का A3C2 और प्लस का KC1 के साथ आपको मिलेगा A2B3 माइनस A3B2। अब आप देख लो K अगर मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पे तो A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। और क्या ये वैल्यू नहीं है डेल्टा की? बताओ, अभी तक सॉल्व इसी को तो कर रहे थे, ठीक है? तो ये वैल्यू किसकी है? इसकी पूरी वैल्यू आप चेक कर लो इसको। A1 B2C3 माइनस B3C2 प्लस माइनस का B1 और A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 और C1 के साथ क्या मिलेगा? A2B3 माइनस B2A3। ये मिल गया। ये पूरी वैल्यू किसकी है? इस डेल्टा की वैल्यू है। तो K टाइम्स में क्या मिल रहा? डेल्टा। तो K इंटू डेल्टा इक्वल, ये R1 पे मैंने मल्टीप्लाई किया था, तब मल्टीप्लाई होने पे ये वापस वैल्यू दे रहा है। तो मालूम क्या चला मुझे? फिफ्थ प्रॉपर्टी में होता क्या है कि अगर किसी भी रो में अथवा किसी भी कॉलम में मैं K से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स की जो फाइनल वैल्यू होगी वो भी K टाइम्स हो जाएगी। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी इसकी वैल्यू सिंपल सी मान लीजिए 16 आने वाली है। कितनी आने वाली? 16। लेकिन अगर मैं इस रो में अथवा इस रो में या इस रो में या किसी भी कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी एक कॉलम में, ठीक है, तब उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई करना 32। कितनी हो जाएगी? 32, मतलब 2 इंटू 16। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 5 वर्क करेगी आपकी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अपनी प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमें करना क्या है? किसी भी डिटरमिनेंट को हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रॉपर्टी 6 में एक्चुअल में करेंगे क्या? देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ A1 B1, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, और यहाँ पे C1 C2 C3 और D1 D2 और D3 लिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पे इस कॉलम में, पहला जो कॉलम है इसका, इसमें आप देख रहे हो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो मैं इन्हें अलग अलग करके ऐसे लिख सकता हूं। देखिए, इन्हें मैं लिख सकता हूं A1 A2 A3, C1 C2 C3, D1 D2 D3 और प्लस साइन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं इसे लिखूंगा B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 और फिर D3। इस तरह से मैं अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इसका मैं यूज एक क्वेश्चन में करके आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे नोट करता हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। देखिए, ये क्वेश्चन है √13 प्लस 2√3 और √26 प्लस √15 और फिर √65 प्लस में 3, 2√5 और 5√15 और यहाँ पे √5 √10 और फिर 5। इसे मुझे इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इसमें मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कैसे यूज करते हैं। पहले तो मैं इसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। देखिए, इसको लिख सकता हूँ √13 √26 और फिर √65।
ये लिख दिया मैंने और इधर शिफ्ट किए दे रहा हूँ मैं रिजल्ट को। ठीक है, यहाँ पे देखिए √13 √26 है और √65 और फिर 2√5 2√5 5 और √15 और फिर थर्ड कॉलम में √5 √10 और 5 और फिर मैं प्लस साइन यूज करूंगा। ठीक है, और फिर लिखूंगा, देखिए यहाँ पे लिखूंगा 2√3 और फिर √15 और फिर 3 और वापस सेम एलिमेंट 2√5 5 √15 √5 √10 और 5। इस तरह से मैंने अलग अलग कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखिए इस फर्स्ट कॉलम में मुझे √13 कॉमन दिखा है तो √13 कॉमन ले लीजिए। सेकेंड कॉलम में मुझे √5 कॉमन मिल रहा है। थर्ड कॉलम में भी मैं √5 कॉमन ले सकता हूँ। तब मेरे पास लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे 1 √2 और √5, यहाँ पे 2 √5 और √3, यहाँ पे 1 √2 और फिर √5। इसी तरह मैं यहाँ भी कॉमन लूंगा, √13 फर्स्ट कॉलम में कॉमन है, √5 कॉमन है फिर और फिर थर्ड कॉलम में मैं √5 वापस कॉमन लूंगा। तो देखिए मेरे पास लेफ्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने √3 कॉमन लिया तो 2 और √5 और यहाँ पे √3, यहाँ पे √5 कॉमन ले रहा हूँ तो 2, यहाँ पे क्या लेफ्ट हो रहा है √5 और फिर √3, यहाँ पे √5 कॉमन लिया 1 √2 और √5। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्चुअल में 5 √13 है। यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन ये करोगे कि C1 जो है C1 C3 के इक्वल है और जब कभी दो रो अथवा दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 5 √3 है, इस पे भी आप देख लो C1 और C2 आइडेंटिकल है भी तो इसकी वैल्यू भी 0 है। इस तरह से फाइनल वैल्यू इसकी 0 मिल जाएगी। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है इस प्रॉपर्टी में, कैसे मैं कह दूं, थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन है मेरे पास A + B और फिर B + C C + D P + Q Q + R R + S और यहाँ पे X + Y Y + Z Z + X। ठीक है, Z + R ले लूँ। ठीक है, तो इसको अब मुझे जैसे सेपरेट करना है तो मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज नहीं कर सकता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि है तो ये, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं यूज करूँ क्योंकि इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए कोई एक रो अथवा एक कॉलम को ही मैं सेपरेट कर सकता हूँ। ये चीज ध्यान रखना है, आपको इसको अलग अलग ऐसे नहीं लिखना है कि गलत हो जाएगा। A P X B Q Y और फिर C R Z और प्लस साइन लगाकर कुछ बच्चे लिख देते हैं तो B Q Y और C R Z D S और R, ऐसे आपको कभी भी इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना। तो आई होप इस प्रॉपर्टी को आप समझ गए होंगे कैसे आपको यूज करना है। किसी एक पर्टिकुलर रो में अथवा कॉलम को ही सेपरेट करके हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7 है अब आपके पास, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको करना क्या है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है।
तो अब मैं करूंगा क्या यहाँ पे, देखिए ये आपको दिख रहा है C1 है, ये C2 है और ये C3, मतलब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो मैं यहाँ पे किसी भी रो में अथवा किसी कॉलम में, ठीक है ना, कोई भी रो कोई भी कॉलम, किसी भी रो में अथवा किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसी के करेस्पॉन्डिंग रो अथवा कॉलम में ऐड कर सकते, उससे मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं एक्चुअल में करूंगा क्या यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये C2 है, तो C2 में मैं K से, K कोई कांस्टेंट है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे C2 में मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, कांस्टेंट से, K से, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड कर रहा हूं कहां पे, C1 में, ठीक है। तब मैं इस रिजल्ट को C1 में लिखूंगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, यही एक्चुअल में है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब यहाँ C1 C2 के प्लेस पर कोई भी रो अथवा कोई भी कॉलम हो सकते हैं। तो मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो, जब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो मैं अब C1 के बाद एरो लगाया है, तो C1 के बाद अगर एरो लगा तो ये जो भी रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मैं कहां पे लिखूंगा, इन द प्लेस ऑफ C1। C1 के प्लेस C1 है क्या एक्चुअल में, A1 प्लस और K से मल्टीप्लाई कर दो C2 में तो K B1, इसी तरह A2 प्लस K B2, A3 प्लस K B3, ये काम मैं कर रहा हूं। तो किसी भी रो में अथवा कॉलम में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसी के करस्पॉन्डिंग रो अथवा कॉलम को ऐड कर सकते हो, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे बाकी के एज इट इज रहेंगे B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको मालूम है क्या है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है A1 के साथ मैं लिखता हूं हमेशा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस में B1, और B1 के साथ A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस माइनस के बाद प्लस यूज करेंगे, C1 के साथ मैं लिखूंगा A2 B3 माइनस A3 B2। इस तरह से मैंने इसका रिजल्ट फाइंड आउट किया इस पोर्शन का। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए मैंने अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको बताई है, तो उसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं। ये मेरा LHS पोर्शन था और मैं अब RHS पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए दोनों ही रिजल्ट मुझे सेम मिलेंगे। यहाँ पे मैं इसको यूज कर दूंगा प्रॉपर्टी नंबर 6 को, तो A1 फिर B1 और C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, प्लस में यहाँ पे आप देखो इसको लिखेंगे KB1 KB2 KB3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, इस तरह लिख सकते हैं हम। यहाँ पे अब देखिए ये इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, ये हूबहू इसी से मैच कर रहा है, तो इसको मैं फाइनल ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, डेल्टा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये भी एक्चुअल में डेल्टा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर K कॉमन ले लूं तो देखिए B1 B2 B3 और B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल हो चुके हैं C1 और C2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो डेल्टा प्लस K इंटू 0, फाइनली वी गेट डेल्टा, ठीक है। तो किसी भी रो को अथवा कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसी के करस्पॉन्डिंग रो अथवा कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बस आपको अभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना है और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करते जाना है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लो पहले, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8,
ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में करना क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है बहुत ही रेयर केस में यूज होने वाली है। प्रॉपर्टी नंबर 8 जितनी भी प्रॉपर्टी 1 to 7 की मोस्टली वही यूज होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फिर भी देख लेते हैं इसको है क्या। 1 1 1 इस तरह से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ x a और b x स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 में कैसे यूज करूंगा ये देखते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आप x के प्लेस पे सोचिए खुद से कि मैं क्या यहाँ पे पुट कर दूं जिससे ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, ये आपको खुद से सोचना है। तो जैसे जो एलिमेंट जो कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हीं से आपको पिक करना है, तभी आप प्रॉपर्टी होल्ड करके इसकी वैल्यू 0 दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे x के प्लेस पर अगर मैं a पुट कर दूं यहाँ पे तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b और b स्क्वायर। तो अभी x के प्लेस पर a पुट करने से ये दोनों ही आइडेंटिकल हो चुके हैं c1 और c2, और जब आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू a पुट करने पर ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो ये इसका क्या है रूट है। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो x माइनस a इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। और दूसरा अगर मैं x के प्लेस पर b पुट करता तब देखिए उस समय भी ये क्या हो जाता आइडेंटिकल। ठीक है, 1a स्क्वायर 1b और b स्क्वायर। इस समय भी ये दोनों इक्वल हो चुके हैं और इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे मुझे मालूम चला x इक्वल टू a मतलब x माइनस a और x माइनस b बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो इस लॉजिक का यूज हम प्रॉपर्टी नंबर 8 में करते हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू पूरी तरह से 0 हो जाए, मतलब उस नंबर को पुट करने पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो इन प्रॉपर्टी का यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिए जिससे आपको क्लियर हो सके कि हम प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।